अच्छा जी। अब इनिशियल मेजरमेंट तुम्हारी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। IS-21 की। ठीक है। अब IS-21 की सब्सिक्वेंट मेजर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था ना कि इन डेफिनेशन को अच्छी तरह फोकस करना है। अब यहाँ पे वो डेफिनेशन काम आने लगी है IS-21 की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। क्योंकि मॉनेटरी आइटम में IS-21 अलहदा से लगेगा और नॉन मॉनेटरी आइटम में अलहदा से लगेगा IS-21। अच्छा, अब पहले एक टेबल बनाता हूँ मैं ना। आइटम्स। ठीक है। और इसकी ईयर एंड ट्रीटमेंट। पहले हम लोग कर लेते हैं मॉनेटरी आइटम। ठीक है। फिर हम लोग कर लेते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट कॉस्ट। फिर हम लोग कर लेते हैं भाई जी एट अदर देन कॉस्ट। अच्छा, इसमें बाद में आते हैं कि ये को एट कॉस्ट क्या है, एट अदर देन कॉस्ट क्या है। पहले जो हम पढ़ने लगे ना वो इसकी करने लगे हम मॉनेटरी आइटम की। यार देखो, अगर तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई मॉनेटरी आइटम जनरेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनिशियल मेल कर रहे थे, ये मॉनेटरी आइटम है, ये मॉनेटरी आइटम जनरेट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसको हमने कैश पे करना है। अब ये मॉनेटरी आइटम है ना। अगर तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई मॉनेटरी आइटम जनरेट होता है इनिशियल मेजरमेंट में, तो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की ट्रीटमेंट आपने इस तरह करनी है कि ईयर एंड में ना आपने उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में अपडेट कर देना है। जो गेन लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब इसी की एग्जांपल करते हैं। ठीक है। देखो, जब इनिशियल आपने मेजरमेंट इनिशियल काउंटिंग जो आपने की थी, इसकी केस फॉर्म को देख लेते हैं। ठीक है, आपने की थी ये IS-21 की इनिशियल काउंटिंग आपने ये की थी। ठीक है। इनिशियली आपने इसको 31 जैन को आपने इसको बुक कर लिया था 200 मिलियन का। ठीक है। अब सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग होती है ईयर एंड में। अब हम इसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करेंगे। देखना। ठीक है। IS-21 के कहते हैं कि जिन ट्रांजैक्शन की वजह से कोई मॉनेटरी आइटम जनरेट होता है, जैसे ये पेबल है, ये मॉनेटरी आइटम है, तो आपने क्या करना है उस मॉनेटरी आइटम को फाइनेंशियल ईयर की एंड में अपडेट कर देना है फाइनेंशियल ईयर की एंड वाली एक्सचेंज रेट से। अब हम एज्यूम करते हैं कि एक्सचेंज रेट एज एट एक्सचेंज रेट एट 30 जून 2022, ये हमारा ईयर एंड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा है रेट 210 पर डॉलर। एक सेकेंड। अच्छा, 210 पर डॉलर है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे। अब देखो, यहाँ ये इनिशियल पेमेंट में इसकी पेबल आपने 200 करना था। ठीक है। $1 मिलियन 200 का था। इसको ऐसा कर लो 1 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है। अब यहाँ पर $1 हो गया भाई जी 210 का। ठीक है, $1 मिलियन है, तो जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, जो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट है और जो इनिशियल मेजरमेंट में एक्सचेंज रेट था, उसको आपने बुक कर लेना होता है बेसिकली। यानी इसकी आप एंट्री क्या करोगे, आप पेबल को क्रेडिट कर दोगे। मतलब पेबल आप मजीद इंक्रीज कर रहे हो। कितने से, कितने से। मल्टीप्लाई पे $1 मिलियन। तो ये आ जाएगा आपका कितने से, 10 का मजीद आप पेबल बुक करोगे। और आप डेबिट क्या करोगे, अब डेबिट यहाँ पे आपने प्लांट को नहीं करना। डेबिट आपने प्रॉफिट या लॉस को करना है, यानी P&L डेबिट हो जाएगा, जो कि आपका
एक्सपेंस है, ऑब्वियस एक्सपेंस है, क्योंकि देखो पहले आपने 200 पे करना था, ईयर एंड में आपने 210 पे करना है, तो मजीद 10 और पेबल आ जाएगा जिसका बैलेंसिंग आ जाएगा P&L में। तो जब भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होनी है ना, जो मॉनेटरी आइटम्स है ना, मॉनेटरी आइटम्स, उसको आपने क्या करना है, जिस इनिशियल मेजरमेंट में मॉनेटरी आइटम आ रहा है उसको आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में अपडेट कर देना है। इसकी वजह से जो गेन लॉस आएगा उसको आपने क्या करना है, पीएनएल पीएनएल में बुक कर देना आपने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तो ये एक्सचेंज रेट 190 में आ गया होता या 180 हो गया होता, अगर ये अब एंट्री क्या होनी थी, अब आपने इसकी एंट्री करनी थी, पेएबल को आपने कम कर देना था डेबिट करके। ठीक है, कितने से, पहले आपका 200 था, अब आपका 180 हो गया है, मल्टीप्लाई पे $1 मिलियन। ठीक है, और क्रेडिट आपने क्या करना था, गेन, एक्सचेंज गेन, जो कि आपका पीएनएल की आइटम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिट करता है। बल्कि इसको बिना एक्सचेंज वो कर लो, एक्सचेंज लॉस कर लो। अगर तो आपका अमाउंट कम हो रहा होता तो ऑब्वियसली आप पहले आपने 200 पे करना था, अब आपने 180 पे करना है, तो ये आपका गेन है, तो पेबल को आपने डेबिट करके कम कर देना है और गेन बुक कर लेना है 20 का। लेकिन यही अगर आपका 210 में आ गया होता तो आपका फिर ये लॉस था। तो पहली मैंने एग्जांपल दी थी इस तरह, ये पार्ट इसको ए कर लो और इसको बी कर लो। ठीक है, तो दोबारा से जब भी इनिशियल अकाउंटिंग करोगे आप IAS 21 की, अगर तो उसमें कोई मॉनेटरी आइटम जनरेट होते हैं, जैसे पेबल है या रिसीवेबल है, ये कोई भी मॉनेटरी आइटम है, उस मॉनेटरी आइटम को आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक्सचेंज रेट है उसमें आपने अपडेट कर देना है। ठीक है ना, जो गेन लॉस होगा या तो उसको आप इनकम आ जाएगा या तो एक्सपेंस आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, इनिशियली 200 था, ईयर एंड में 180 हो गया, तो ये 20 का गेन आ गया। या एक और एग्जांपल, ईयर एंड में 210 हो गया डॉलर, तो ये आपका 10 का लॉस आ गया। ये थी आपकी मॉनेटरी आइटम की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट थी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम की। ठीक है, जो नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट है ना, जो नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट में है, इसको तो भैया आपने अपडेट ही नहीं करना। ठीक है, इसको आपने अपडेट ही नहीं करना, ये जो इनिशियली अमाउंट थी ना उसको आपने वैसे ही रखनी है। तो इसको इसके आगे लिख दो नो अपडेशन। मैंने रेड इसलिए किया ताकि ना कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे ये पहला मॉनेटरी आइटम का था, उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में हमने अपडेट करना था। ये नीचे इसकी दो एग्जांपल है, ये इनिशियल हमने ये किया था, सब्सिक्वेंट फिर इसकी काउंटिंग, अगर तो एक्सचेंज रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये इसकी एग्जांपल है मॉनेटरी आइटम की। अब नॉन मॉनेटरी आइटम जो कॉस्ट में है, ठीक है, उसकी अपडेशन नहीं होनी। नॉन मॉनेटरी आइटम से होती हैं ये आइटम्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यानी इसने सब इसकी सिर्फ इनिशियल अकाउंटिंग होनी है, सब्सिक्वेंट इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होनी, इसमें कोई अपडेट नहीं होना। अब हम बात करते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन कॉस्ट। पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली साइड पे। जो नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट, वो तो अपडेशन नहीं होनी। जो नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन कॉस्ट, अब इस अदर देन कॉस्ट का क्या मतलब है यार, देखो एसिड्स करना या एसिड्स के अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के मेनली दो तरीके होते हैं, या तो वो एसिड या लाइबिलिटी कॉस्ट में रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है ना, उसकी टोटल जो कॉस्ट आपको पड़ती है, या अदर देन कॉस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टैंडर्ड्स, कुछ कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई आपने ट्रांजैक्शन को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, IFRS 9, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोगों ने फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना होता है, उसको हम कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड करते।
ठीक है। तो जैसे अदर देन कॉस्ट में फेयर वैल्यू आ जाता है। ठीक है। अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड कहता है कि एक होता है कॉस्ट और एक होता है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एक एनआरवी का रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि आज आप जो मार्केट में सेल करोगे, आपको कितने पैसे मिलेंगे उसमें से, लेस सेलिंग कॉस्ट। सेल प्रोसीड कर लो। तो जो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड होता है ना, वो कहता है कि हमने इन्वेंट्री को, स्टॉक को रखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी में। ठीक है। अब जब आप एनआरवी में रखोगे वो अदर देन कॉस्ट में क्लासिफाई हो जाती है। ठीक है। इसी तरह जब IAS 16 पढ़ोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहां पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसके दो तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के। या तो वो कहते हैं कि इसको कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लो, ये ठीक है, या तो कहते हैं उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लो। तो रिवैल्यूएशन में बेसिकली हम उसको फेयर वैल्यू में ही अपडेट कर रहे होते हैं बार बार। तो इन शॉर्ट, या तो आप एसेट या लाइबिलिटी को कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हो, या तो अदर देन कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हो, जिसमें फेयर वैल्यू आ जाती है, एनआरवी आ जाती है, एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के। ठीक है। अब जब जब हम स्टैंडर्ड पढ़ते रहेंगे ना, हम सीखते रहेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड कॉस्ट का कहता है, कौन सा स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू का कहता है, कौन सा स्टैंडर्ड एनआरवी का कहता है, एंड सो ऑन। ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो बैक टू IAS 21, जो नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट में है उसकी तो अपडेशन ही नहीं होनी। ठीक है। अब जो नॉन मॉनेटरी आइटम है अदर देन कॉस्ट में है, उसकी बिल्कुल अपडेशन होनी है, लेकिन किस डेट में अपडेशन होनी है। ठीक है। उसका सिंपल है, स्टैंडर्ड कहता है यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट विच, या यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट व्हेन फेयर वैल्यू वाज मेजर्ड। यानी जब आपने इसकी रेलिवेंट फेयर वैल्यू को मेजर किया है ना, उस डेट पे आपने इसको, उस डेट पे जो एक्सचेंज रेट था, उस पे आपने इसको क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में कन्वर्ट कर देना है, जो अदर देन कॉस्ट है। ठीक है। अब अदर देन कॉस्ट में जो फेयर वैल्यू में मेजर हो रहे हैं, फेयर वैल्यू आ जाएगा या एनआरवी आ जाएगा, ये जो भी रेलिवेंट आपके तरीके हैं जिससे ऐसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट में है उनकी अपडेशन नहीं होनी। जो नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन कॉस्ट है, भाई ये अदर देन कॉस्ट क्या होता है? देखो, दो तरीके होते हैं रिकॉर्ड करने के, एक होता है कॉस्ट और एक होता है अदर देन कॉस्ट। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड कहते हैं कि हमने इस ट्रांजेक्शन को कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कहते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन को अदर देन कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल एसिड का हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, वो फेयर वैल्यू कहता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शायद। खैर वो जब पढ़ेंगे उसको देख लेंगे। ठीक है। एनआरवी कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट, या सॉरी, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। ठीक है। तो अगर तुम नॉन मॉनेटरी आइटम है और वो रिकॉर्ड हो रहे हैं अदर देन कॉस्ट में, यानी इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उसको हमने ईयर एंड में बिल्कुल अपडेट करना है। लेकिन किस एक्सचेंज रेट से? जब उसकी रेलिवेंट फेयर वैल्यू या एनआरवी या जिस पे वो रिकॉर्ड हो रहा है वो जब मैयर होगी ना, उस डेट पे हमने जो एक्सचेंज रेट है ना वो यूज करना है इसको ईयर एंड में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा। अब देखो, जो मॉनेटरी आइटम था, इसका जो गेन लॉस था, गेन लॉस, वो तो आपको चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। इसमें तो अपडेशन होती नहीं है, तो इसमें तो नो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, इसका एक्सचेंज रेट किधर जाएगा? इसका एक्सचेंज रेट जाएगा जिस जगह इसका फेयर वैल्यू का गेन लॉस जा रहा है ना, उधर ही इसका IAS 21 का गेन लॉस जाएगा। अगर तो इसका रेलिवेंट फेयर वैल्यू का गेन लॉस P&L में जा रहा है, तो इसका एक्सचेंज लॉस भी P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यानी। ठीक है।
अगर तो इसका रेलिवेंट एक्सचेंज गेन लॉस ओसीआई में जा रहा है तो इसका IAS 21 भी ओसीआई में जाएगा। ठीक है। अगर तो इसका रेलिवेंट फॉर एग्जांपल गेन लॉस जिधर जिधर इसका रेलिवेंट फेयर वैल्यू का गेन लॉस जाएगा ना, उधर उधर ही इसका IAS 21 का गेन लॉस भी जाएगा। अभी ओसीआई कब लाए, पीएनएल कब लाए? देखो, जो आप बेसिकली आप अकाउंट्स बना रहे होते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सेल से आप शुरू करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर देते हो। ठीक है। तो ये आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। इसी तरह सोन आप बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो, जिसमें एडमिन आ जाता है, सेलिंग आ जाता है, ठीक है ना, फाइनेंस कॉस्ट आ जाता है। अभी मैं आईएफआरएस के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नहीं बना रहा, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो कुछ अगर आगे पीछे हो जाए तो उसकी एक्सेप्शन है। ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। ठीक है। इधर आपका टैक्स आ जाता है। और इधर आपका आ जाता है भाई जी, जिसको हम बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ना आप निकालते हो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओसी बेसिकली ना आप डाल रहे होते हो इसमें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की चीज़ें। तो उसमें फॉर एग्जांपल 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, उसका टोटल आ जाता है, और वो ये आपका बन जाता है कंबाइंड टोटल। ये बल्कि एक सेकंड, इसकी ना मैं आपको अकाउंट से दिखाता हूँ, अकाउंट से दिखाऊंगा ना फिर ज़्यादा अच्छे आप लोग को समझ आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की और ओसीआई की। ठीक है, ये देखो, ये एक सिंपल एक कंपनी का एक्सवाईजी के अकाउंट्स हैं। इसका नाम मैंने डिलीट कर दिया था जाके इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल ना ब्रीच हो जाए। इसका हमने ऑडिट किया था। खैर, ये देखो, ये सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस है। ये रेवेन्यू आ गया, सेल टैक्स नेट हो गए, ये आपका रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल लेस हो गया, प्रॉफिट आ गया, ये सारे एक्सपेंसेस और अदर इनकम है। ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, टैक्स, पैट। ठीक है। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये आपका सिंपल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। अब ये जो पैट की फिगर होती है ना, ये आपकी हर साल रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती रहती है। रिटेन्ड अर्निंग होती है आपकी इक्विटी में। ये बैलेंस शीट आ गई इसकी, और ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व है। अब अगर हम इसकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, इसका लिंक खोलेंगे ना, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा होगा, ये देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और ये आपका पैट फॉर द ईयर है, ये 5.1 मिलियन। ठीक है, ये आ गया 5.1 मिलियन। इसी तरह ओसीई होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यार देखो, आपके घर में जब कोई मेहमान आते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो घर के अंदर आने वाले लोग होते हैं, जैसे आपके मेहमान। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, जो घर के बाहर गाड़ी में ही रहते हैं। ठीक है ना, उनको चाय बिस्किट वहीं पे दिया जाता है। तो इसी तरह कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाती हैं, जैसे ये सारी हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती हैं, जैसे रिटायरमेंट, रीमेजरमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये IAS 19 है। ये जब हम IAS 19 पढ़ेंगे फिर से समझ आएगी आपको। इसी तरह जब मैंने आपको वो बताया था, एसिड को कॉस्ट या रिवोल्यूशन में हम लोग रखते हैं। ठीक है, किधर गया ये, जब बेसिकली रिवैल्यूएशन में हम जब अपडेट करते हैं ना, रिवैल्यूएशन जो आता है ना, सरप्लस वगैरह, वो भी ओसीआई में जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता। ठीक है। तो ये है, कुछ चीजें जो ओसी में जाती हैं, कुछ चीजें जो पीएनएल में जाती हैं। अच्छा, बैक टू दिस टॉपिक। इसको डिलीट कर दो, जो मैंने सैंपल बनाया था, मैंने आपको इससे अच्छा सैंपल दिखा दिया। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ बताना बताना भूल गया।
इसी तरह जो प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में जा रहा होता है ना, इसी तरह जो आपका ये होता है ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टोटल, ये भी आपका इक्विटी में जा रहा होता है। ये देखो, ये 1451372, ये देखो ये प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 1451372 ओसीई। ओसीई भी आपकी बेसिकली इधर जा रहा होता है आपका इक्विटी में। तो हर साल जो प्रॉफिट आपके होते हैं या ओसीई होते हैं वो सारे के सारे आपके रिटेन अर्निंग्स इक्विटी में आ रहे होते हैं। इसको बंद करते हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं कॉस्ट में, उसको ऑपरेशन करनी नहीं होती। जो नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं अदर देन कॉस्ट में, यानी जिनको हम मेजर कर रहे होते हैं कॉस्ट के अलावा, या फेयर वैल्यू या एनआरवी सेक्टर, तो उसको हमने उधर मेजर करना होता है जिसमें इसकी रेलिवेंट आइटम जाएगी। जैसे अगर पीपीई की बात करें, अगर हमने इसको फॉर एग्जाम्पल रीवैल्यूएशन में रखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ ये किस क्लास में फॉल होगा, कॉस्ट में या अदर देन कॉस्ट में? ये फॉल होगा अदर देन कॉस्ट में, क्योंकि हमने इसको रीवैल्यूएशन मॉडल में रखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल में नहीं रखा हुआ। अब रीवैल्यूएशन के जो सरप्लस होता है वो जाता है ओसीआई में, पीएनएल में नहीं जाता। तो इसका आईएएस 21 का जो कंप्लायंस होगी ना, वो भी ओसीआई में जाएगी। अच्छा, अभी इसमें कंफ्यूज ना होना कि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट स्टैंडर्ड है। ये आईएएस 16 है। अभी बस ये इस बात को समझो कि जो अदर देन कॉस्ट में ना, उनका जो रेलिवेंट फेयर वैल्यू गेन या लॉस जिधर जिधर जाएगा ना, उधर उधर ही आपका आईएएस 21 का एक्सचेंज गेन लॉस भी जाता रहेगा। अगर इसका अदर देन कॉस्ट में रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसी में जा रहा है, तो आईएएस 21 भी ओसी में जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद ना प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आखिरी कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप मॉनेटरी आइटम्स को की पेमेंट कर रहे होगे, बल्कि ये भी ना मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। ठीक है, अब इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सारे हो गए। ठीक है, हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने इनिशियल मेजरमेंट पढ़ लिया, हमने इफेक्ट 22 पढ़ लिया। ठीक है, हमने इफेक्ट 22 के तीनों केसेस देख लिए। हमने उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट देख ली, नॉन मॉनेटरी आइटम की कैसे होती है, उसकी इनिशियल सब्सिक्वेंट एग्जांपल देख ली। हमने नॉन मॉनेटरी आइटम देख लिया। नॉन मॉनेटरी आइटम अदर देन कॉस्ट का हमने पता चल गया कि भाई अदर देन कॉस्ट कब लाए। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि इसका गेन लॉस किधर जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं सबकी। कोई दो तीन क्वेश्चन मैं करता हूँ आप लोगों को, वो करने के बाद आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद भी कोई आपके क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप में कमेंट करके पूछिएगा।